हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। ये हम क्लास 8th SCRT बिहार बोर्ड विज्ञान भाग 3 की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं, जो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को नीचे लास्ट में दिए गए उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इसलिए आप सभी को इसे ध्यान से पढ़ना है और हमारी बातों को भी सुनना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। आप रोज रोज की प्राकृतिक घटनाओं से परिचित ही हैं, पर कुछ घटनाएं हमारे जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसे कि कुछ पर घटनाएं होती हैं, जैसे कि पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इन पर घटनाओं का मानव जीवन, संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा। इन पर घटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे जन की हानि को कम किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि तड़ित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक घटना है। हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम कर पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे कि तड़ित क्या है? आपने पोल अर्थात बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते हुए देखा है। ऐसा जैसे कि घर में भी कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिट चिट की आवाज़ सुनी है या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़ करके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों ने उसे सटा कर देखा है? प्रश्न उठता है, आखिर ये कागज़ के छोटे टुकड़े क्यों सटे? कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारियाँ क्यों दिखती हैं? तड़ित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। तड़ित क्या है? एक विशाल स्तर की चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे और इसे प्रकृति की प्रकोप समझ करके अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। हम अनेक क्रियाकलापों के द्वारा ये जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी और नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर के चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली को ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक की पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है और वो जमीन पर लाई भी जा सकती हैं। परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना है, क्योंकि पतंग से होकर के बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग से धार गए। परंतु इस बलिदान ने तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। रगड़ से आवेशन क्रियाकलाप आइए करते हैं। आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहना करके प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। उसे चप्पल भी पहने रहने को कहिए। अब सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए।
थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद टेस्टर उसके शरीर में सटाइए। टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो ये प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास अंगुली ले जाएंगे तो नीली आभा युक्त चिनगारी दिखेगी और चिट चिट की आवाज़ भी होगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपकी शरीर की प्रवाह के कारण होता है। सावधानी, कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोम क्यों खड़े हो जाते हैं? मतलब आपने सोचा है कि जब आप अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोम क्यों खड़े हो जाते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलाप 2 करते हैं कि निम्नलिखित तालिका में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। उस वस्तु का नाम के सामने अंकित पदार्थ से रगड़ करके आवेशित कीजिए और अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। आप इस तालिका में और भी वस्तुएं तथा पदार्थ जोड़िए। वस्तु जिसे रगड़ना है, पदार्थ जिसे रगड़ना है। कागज के टुकड़े, अन्य छोटे कण, भूसी आदि को आकर्षित करती है। आवेशित अथवा अनावेशित, जैसे कि वस्तु जिसे रगड़ना है, खाली रिफिल और पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, तौलिए, हाँ आवेशित होता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब आप इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि सभी आवेश एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग, और इसे किस प्रकार जानें। तालिका में अंकित कुछ वस्तुओं को दिए गए पदार्थों से रगड़ करके आप इन तथ्यों को समझ सकते हैं। यदि वातावरण आर्द्र अथवा नम हो तो ऐसे प्रयोग सफल नहीं हो पाएंगे। क्रियाकलाप 2 गुब्बारा को फुला करके धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि ये आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अब इन गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़ों से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए इस क्रिया को बेकार रिफिल पर दोहराइए। एक कांच की सूखी गिलास लीजिए। इसका प्रयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ करके इसमें रखिए। ध्यान रहे कि रगड़ी गई रिफिल को हाथ से न छुएं। अब दूसरी रिफिल पॉलीथीन से रगड़ करके उसके पास लाइए। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। क्या रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है? पुनः एक रिफिल को रगड़ करके गिलास में रखिए। अब एक बैलून जो रिफिल से अलग पदार्थ की बनी है को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और उसे गिलास में रखे अवशोषित रिफिल के पास लाइए। क्या आप पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? आइए इन तीनों क्रियाओं के अवलोकन पर विचार करें। समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर के एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ये धन आवेश अर्जित करता है। आप इसकी जांच भी आगे कर पाएंगे। क्रियाकलाप 4। अब पॉलीथीन से रगड़ी गई रिफिल को धागे से बांध करके लटका दीजिए और इसके समीप रेशमी कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ लाइए। आप क्या पाते हैं? रिफिल और कांच की छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया। अब आप कह सकते हैं कि रिफिल पर ऋण आवेश है। रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश
उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहते हैं। ये स्थिर होते हैं और स्वयं गति नहीं करते। जब कोई अनावेशित अथवा सुचालक वस्तु उससे सटा दी जाती है तो आवेश उस सुचालक पर प्रवाहित होने लगती है। हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत परिपथ के अनेक प्रयोग किए, जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता है अथवा वस्तु गर्म हो जाती है, वो कुछ और नहीं आवेशों का प्रवाह ही है। आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए हम क्रियाकलापों के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं। आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाइए। तो प्लास्टिक अथवा कांच की जो छड़ें हैं, क्या है, प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़े मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए। मुंह के साइज से थोड़ा बड़ा गत्ते अथवा कूट का टुकड़ा काट लीजिए। अब एक और लोहे के पेपर कील को उल्टा ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। एक सिरे को गत्ते में घुसा करके बोतल से ऊपर रखिए। दूसरे सिरे में 2 एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। अब आप पूर्व की भांति बेकार रिफिल को आवेशित कर पेपर क्लिप के गत्ते के ऊपर वाली छोर पर सटाइए। देखिए कि क्या एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़े पर कोई प्रभाव पड़ा। क्या पत्ती के टुकड़े ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। अब आप रेशम के टुकड़े से रगड़ी गई कांच की छड़, रगड़ी गई बैलून आदि को क्लिप के ऊपर हिस्से से सटा करके परीक्षण कीजिए कि क्या हर स्थिति में पत्ती का टुकड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है। क्या आप कह सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं से आवेश सुचालक हुक से होकर के एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सुचालक वस्तुओं से होकर के आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आप कील के ऊपर सिरे को अपने हाथों से छुएं। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चला गया। इसका अर्थ है कि पत्ती के टुकड़े का आवेश आपके शरीर में आया और वह अनावेशित हो गया। ये आवेश हमारे शरीर से होकर के पृथ्वी में चला गया। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहा जाता है। अर्थात विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भू संपर्कन की व्यवस्था करते हैं। त्वरित को जानिए। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता और धरती की ऊपर हवा भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखती हैं और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम त्वरित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने के इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है। आइए जानते हैं हम त्वरित से कैसे अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। त्वरित से सुरक्षा। त्वरित जो होता है, त्वरित झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान सुरक्षित नहीं होता है। किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर रहना ही सुरक्षित है। खुले मैदान में नहीं रहें। मकान की खुली छत, खेल अथवा वृक्ष, बड़े वृक्षों के नीचे ना ही। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। यदि
खेतों में हैं और वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़ करके उकड़ू बैठना अच्छा है। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए और अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना बेहतर होगा। झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। तड़ित चालक ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभावों से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति तड़ित चालक है। आपने आवेशों के भू संपर्कन के बारे में जान लिया। यही अवधारणा इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़ करके उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जा करके तांबे के प्लेट से जोड़ करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि इस तांबे के पत्थर से होकर के आवेश पृथ्वी में चला जाता। क्या आप बता सकते हैं कि तड़ित झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है। अब जानते हैं भूकंप के बारे में। अभी हमने तड़ित झंझा के बारे में जाना, अब भूकंप के बारे में जानते हैं। आपने बादलों की गड़गड़ाहट, झंझा, तड़ित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उपयुक्त घटनाएं मानव सभ्यता को व्यापक हानि पहुंचाती रही हैं और इन सब से अतिरिक्त भी कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं। आइए इन घटनाओं को मौसम संबंधी एवं भूगर्भीय घटनाओं में विभाजित कर लेते हैं। तो मौसम संबंधी और भूगर्भीय संबंधी। तो मौसम संबंधी जैसे चक्रवात, वर्षा आता है और भूगर्भीय में भूकंप आते हैं। इन तारका को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और उपयुक्त घटनाओं में कुछ तो मानव सभ्यता के लिए लाभकारी हैं और कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से हमने कुछ प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया है, जिससे हम धन जन की व्यापक हानि से कुछ बचाव कर पाते हैं। आप कुछ ऐसी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया। इसमें एक घटना है भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है? इसके प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में गुजरात के भूकंप आदि का फोटो जमा करने का प्रयास करें। सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। इसकी जो तीव्रता है एवं केंद्र के संबंध में जानकारियाँ इकट्ठी करिए। भूकंप क्या होते हैं? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचती है। ऐसा क्यों? भूकंप के कारण। भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः हम इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर पृथ्वी की संरचनाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है पृथ्वी की, ये भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है और सबसे अंदर की जो परपटी होती है इसको हम क्रोड के नाम से क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। और बीच वाला, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की जो परत है टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें से प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं और गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर
भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे टकराती प्लेटें आप इसे देख सकते हैं। कुछ प्लेटें टकराई और टकराने के बाद कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ यूँ हो जाएंगी। फिर रगड़ती प्लेटें, चित्र में दिया है कि पृथ्वी के प्लेटों की गतियाँ रगड़ती एवं टकराती हुई। पृथ्वी के भूपर्पटी पर कंपन, ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाव के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न होते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण होते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती, वहां भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती। रेडियो, टीवी से घर या मकान खरीदते बनाते समय भूकंप जाने की जानकारी अथवा प्राप्त कर लें। ऐसा विज्ञापन आपने सुना होगा कि भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपकी भूगोल की किताब में दिया गया है। उस मानचित्र में अपने राज्य की स्थिति का पता कीजिए। अपने राज्य में आपके ज़िले की स्थिति किस जोन में है, इसे भी पता करने की कोशिश कीजिए। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भारत में आए भूकंप की सूची और रिएक्टर पैमाने के माप के साथ, मतलब कि भारत में आए भूकंप की सूची रिएक्टर पैमाने के माप के साथ। तो हम इसमें जानते हैं कि जो उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व और थ्रूइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई, कोलकाता की वेधशालाओं में थ्रूइंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। भूकंप से बचाव। क्या आपने सोचा है कि गड्ढे वाली जगहों को भर करके तालाबों एवं पोखरों के समूह घर बनाने से क्यों बचा जाता? भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीकी भी विकसित हुई, जिसके अनुसार घर बना करके भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप घर के अंदर हों तो किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों से रुकने तक के छिपे रहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि किसी चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हट करके रहने का प्रयास करिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर न गिरें। यदि आप घर से बाहर हों तो भवनों, बिजली के तारों, वृक्षों से दूर खुले स्थानों में लेट जाइए। और हमने इस लेसन में क्या सीखा, आइए जानते हैं कि हमने क्या सीखा है कि वस्तुओं को आपस में रगड़ करके आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ के द्वारा उत्पन्न आवेशों को स्थिर आवेश कहा जाता है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी, विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता और तड़ित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। तड़ित चालक घरों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता और पृथ्वी के अचानक कांपने, थरथराने को भूकंप कहा जाता है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी और भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तड़ित चालक तड़ित से भवन की डॉट करते हैं तो रक्षा करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन भूकंप मापी स्केल से किया जाता है। भूकंप मापी का क्या नाम है? भूकंप मापी रिएक्टर पैमाना क्या है? रिएक्टर पैमाने से, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है।
तो इसी के साथ ही हमारा आज का अभ्यास भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और ऐसे थोड़ा सपोर्ट बनाए रहें। और हम इसी के साथ एक नया अध्याय में पढ़ेंगे। आज अध्याय हमने 2 बिहार SCERT बोर्ड की हम बुक क्लास 8 की एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें आज दूसरा लेसन था तड़ित और भूकंप। इसकी डिटेल आप यहाँ पे जा कर के इसके क्रियाकलापों को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कुछ भी न समझ ना रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।